नमस्कार दोस्तों। आज बताऊंगा कि ITR 4 ट्रांसपोर्ट बिजनेस के केस में कैसे फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, अगर एसएससी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है तो इस केस में ITR 4 कैसे फाइल करेंगे, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 AE में कैसे आप फाइल करेंगे बताने वाला हूँ। असेसमेंट ईयर 25-26 का सबसे पहले फाइल में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और असेसमेंट ईयर 25-26 ले लेना है। ओरिजिनल रिटर्न नो पे क्लिक कर लेंगे और फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ITR 4 में जाएगी ट्रांसपोर्ट बिजनेस की ITR, ठीक है, सेक्शन 44 AE में। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करनी पड़ेगी जियोशन, और ये जियोशन फाइल जनरेट होगी टूल के अंदर, ऑफलाइन एक्सेल टूल के अंदर। कहाँ से मिलेगा ये टूल? इनकम टैक्स पोर्टल से ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है प्री फिल डाटा। कहाँ से मिलेगा? फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे, डाउनलोड प्री फिल डाटा पे जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 25-26। जैसे ही असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करेंगे, हमारे यहाँ से प्री फिल डाटा इस एसएससी का डाउनलोड हो जाएगा। प्री फिल डाटा में क्या क्या होता है? एसएससी की बेसिक डिटेल जैसे नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब, बैंक की डिटेल, प्लस इसकी इनकम की डिटेल होती है जो AIS रिफ्लेक्ट हो रही होती है। साथ ही साथ 26AS के अंदर जो TDS होती है उसकी डिटेल भी आपको प्रीफिल डेटा में देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्रीफिल डेटा ले लिया, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रीफिल डेटा डाउनलोड हो जाएगा। देखो, प्रीफिल डेटा को में जो भी वैल्यूज़ होंगी उसको क्रॉसपॉन्डिंग डिटेल्स, क्रॉसपॉन्डिंग जो आपकी एक्चुअल इनकम है उससे ज़रूर मैच कर लेना। प्रीफिल डेटा पे ही विश्वास मत कर लेना, ठीक है। ये फाइल डाउनलोड हो गई, मैं इसको सेव कर लेता हूँ कहीं। इस फाइल को सेव कर लिया मैंने। अब यहाँ से एसएससी को लॉग आउट कर देंगे पोर्टल से। अब मेन होम पे जाएंगे, होम पेज पे जाके यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ITR 4 पे जाएंगे, देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 है, ITR 4 पे जाएंगे। ये है एक्सेल बेस यूटिलिटी, इसको कर लेना है आपको डाउनलोड करके करना है ओपन। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, देखिए ये मैंने कर लिया है ओपन। इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 25-26 की ये रिटर्न है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस के केस में सेक्शन 44 AE के केस में फाइल करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से इंपोर्ट करना है आपको प्री फिल डेटा, तो इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट प्री फिल, ओके कर दिया। तो जो प्री फिल डाउनलोड किया है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इंपोर्ट कर लिया, थोड़ा सा टाइम लेगा अपडेट होने में, थोड़ा सा बस आपको वेट करना पड़ेगा। टोटल इसमें 6 शेड्यूल है। पहले में इनकम डिटेल, दूसरे में बिजनेस एंड प्रोफेशन, TDS, इनकम टैक्स, TCS और टैक्स पेड वेरिफिकेशन, ठीक है। ये सब शेड्यूल्स के अंदर हमारी डिटेल्स दी जाएगी। जो ग्रीन वाला सेल्स होगा उसके अंदर हम फिगर को भर सकते हैं। बाकी ग्रीन वाले के अलावा कोई अदर सेल्स होता है उसके अंदर हम फिगर्स को नहीं भर सकते या कोई चेंजेस नहीं कर सकते। केवल ग्रीन वाले सेल्स के अंदर ही चेंजेस कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये TDS भी आ गया। सबसे पहले मेन पेज पे आते हैं जो कि इनकम वाली डिटेल्स है। इनकम वाला पेज है असेसमेंट ईयर 25-26 की। सबसे पहले आपकी आ गई बेसिक डिटेल, ठीक है। बेसिक डिटेल में आने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अदर कर दिया। रिटर्न कौन से सेक्शन के अंदर फाइल कर रहे हैं, ऑन और बिफोर ड्यू डेट सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे, बोलता है कि क्या आप न्यू टैक्स रेजिम से बाहर हो रहे हैं, ऑप्ट आउट कर रहे हैं। ऑप्ट आउट का मतलब बाहर होना। नहीं, मैं बाहर नहीं हो रहा, इसलिए नो पे क्लिक कर दिया। अगर मैं इस न्यू टैक्स रेजिम से बाहर होऊंगा तो ओल्ड टैक्स रेजिम में जाऊंगा, इसका मतलब तो मुझे फॉर्म 10I भरना पड़ेगा असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। उसकी डिटेल्स को मुझे फर्निश करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या आपने न्यू टैक्स रिजिम से आप बाहर हुए थे पिछले साल। पिछले साल मतलब
असेसमेंट ईयर 24-25 में। तो असेसमेंट ईयर 24-25 में मैं बाहर नहीं हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे करंट ईयर के लिए पूछ रहे हैं, करंट असेसमेंट ईयर में क्या आप न्यू टैक्स रेजिम से बाहर होंगे? नहीं, जब पहले बाहर नहीं हुआ था तो अभी भी नहीं हो रहा मैं। या बोल रहे हैं कि न्यू टैक्स रेजिम से करंट असेसमेंट ईयर में आप बाहर हो रहे हैं, करंट का मतलब हो गया 25-26 के अंदर आप बाहर हो रहे हैं। नहीं, मैं 25-26 में न्यू टैक्स रेजिम से बाहर नहीं हो रहा, इसलिए नो पे क्लिक कर दिया। ये 24-25 का पूछा इन्होंने और इसके अंदर नीचे पूछ लिया करंट का। तो 24-25 में मैं न्यू टैक्स रेजिम में ही था और अभी भी न्यू टैक्स रेजिम में हूँ। अगर मैं 24-25 में ओल्ड में था तो मैंने फॉर्म 10I भरा होगा, उसको यस करके अपने फॉर्म 10I की डिटेल देंगे। अगर नहीं भरा है तो फिर आपको नो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भरा है आपने तभी यस करना पड़ेगा। तो पहले भी मैं न्यू टैक्स रेजिम में था पिछले साल, और इस साल भी मैं न्यू टैक्स रेजिम में हूँ, इसीलिए ये वाला ऑप्शन नो और ये वाला ऑप्शन भी नो रख रहा हूँ मैं। अगर आप पहले ओल्ड में थे तो इसको यस करेंगे, अब न्यू में जा रहे हैं तो इसको नो करेंगे, यानी यस और नो होगा। पहले ओल्ड में थे और अब न्यू में जा रहे हैं तो पहले से न्यू में तो दोनों में ही नो होगा। पिछले साल भी ओल्ड में थे और इस साल भी ओल्ड में, तो दोनों यस होगा। लेकिन उन सभी केसेस में आपको फॉर्म 10I भरना पड़ेगा और उसकी एक डिटेल, एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग डालनी पड़ेगी। आगे आ जाते हैं, यहाँ बोलता है इस वाले पॉइंट में, क्या आप इनकम टैक्स के 7th प्रोवाइजो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 को कंप्लाई करते हो? क्या उसकी कंडीशन को फुलफिल करते हो? उसकी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन यह है कि क्या आपने एक या एक से अधिक बैंक अकाउंट के अंदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट डिपॉजिट कराया है? नहीं कराया। दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं कि क्या आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा किया है 2 लाख रुपए से ज़्यादा? नहीं किया। तीसरा क्वेश्चन बोलता है, क्या आपने पिछले साल 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन करी है? नहीं, नो। अगर इनमें से किया है आपने तो उसके ऑप्शन को यस करके डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो मेरा इसमें से कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर ना ही एसएससी ने 1 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट में जमा कराया, ना ही 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पर खर्च किया, ना ही 1 लाख से ज़्यादा बिजली बिल की पेमेंट करी है। अब आगे जाते हैं, क्या रिप्रेजेंटेटिव एसएससी द्वारा आईटीआर फाइल हो रही है? नहीं, नो। अब बिजनेस की डिटेल, बिजनेस इनकम की डिटेल कहाँ से आएगी? ये ऑटोमेटिक आती है। इसके लिए सबसे पहले बीपी भरना पड़ेगा आपको। बीपी बोले तो बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ पे आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन की डिटेल देनी पड़ती है। अगर आपका ट्रांसपोर्ट बिजनेस है तो उसकी डिटेल यहीं जाएगी। हम ट्रांसपोर्ट बिजनेस को दिखाएंगे। यहाँ पे एक क्लोज है प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए, सेक्शन 44AE। सेक्शन 44AE में प्रेजम्पटिव बेसिस पे ट्रांसपोर्टर अपनी इनकम को डिक्लेयर करेगा। तो सबसे पहले तो बिजनेस का नेम आ गया, उसका बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे इनकम की डिटेल देनी पड़ेगी। व्हीकल नंबर, जैसे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो कितनी गाड़ी आपने होल्ड कर रखी है। देखो 10 गाड़ी की डिटेल डाल सकते हो आप, 10 से अगर ऊपर होगा तो ऑडिट में जाना पड़ेगा। और उसके गाड़ी आपकी खुद की थी, हायर थी, कैपेसिटी कितने की थी, कितने मंथ आपके पास थी, कितने मंथ आपने वर्किंग में लिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी इनकम ऑटोमेटिक प्रेजेंटिव बेसिस पे कैलकुलेट होता चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेजेंटिव इनकम की डिटेल देनी पड़ेगी, यानी जो आपने प्रॉफिट बनाया इनको चला के। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो प्रॉफिट है इसके ये जो कंडीशन बताइए इससे कम नहीं होना चाहिए। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि कह रहा है कि मिनिमम आपको 1000 रुपये पर टन पर मंथ के हिसाब से आपको दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट, और 12 टन से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है, 12 मीट्रिक टन से गुड्स, ऐसा गुड्स हैवी गुड्स का केस है तो उस केस में 7000 रुपये पर मंथ से कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे प्रॉफिट की डिटेल लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। देख सकते हैं ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये है बैलेंस शीट। आपको इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए बताता हूँ कि कैसे बनेगा। देखिए ये हमारी ग्रोथ रिसीट्स हो गई जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस से बनी, ये खर्चे, बाकी नेट प्रॉफिट आ गया। और 614,526 का मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने गाड़ी की डिटेल कितनी दी है, लगभग 2 और 2 4 गाड़ी की डिटेल दी है। तो ये प्रॉफिट मेरे 4 व्हीकल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 4 व्हीकल से निकाल लूँ इसका, तो पर व्हीकल का अपने आप निकल जाएगा। तो पर व्हीकल का यहाँ बन रहा है 153,632, यानी एक व्हीकल का मेरा बन गया 153,632। लेकिन ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से 7000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेरी इनकम बननी चाहिए। 7000 पर मंथ
को अगर 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो 90,000 होगा। मैं अपना प्रॉफिट कितना दिखा रहा हूँ पर व्हीकल का, 1.5 लाख रुपये, यानी मैं इस 90,000 रुपये से कम नहीं दिखा रहा। अगर मैं 90,000 रुपये से कम दिखाता, यानी 7,000 रुपये पर मंथ से कम दिखाता, तो मुझे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराना पड़ता, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता, फिर ऑडिट के कंप्लायंसेस को कराना पड़ता। अगर इससे मैं कम दिखाऊंगा तो मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा, उस केस में मेरे को ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, गुड्स कैरेज के केस में 10 व्हीकल है तो दिक्कत नहीं है, 10 व्हीकल से क्रॉस हो गया तो भी ऑडिट कराना पड़ जाता है। सेकंड कंडीशन ऑडिट की इस पर अप्लाई हो जाती है। अगर गुड्स की जो गुड्स है ओनरशिप 10 व्हीकल से क्रॉस हो गया तो यहाँ पे आपको ऑडिट कराना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं ये प्रॉफिट यहाँ पे लिखूँ 153,632 का, 153,632, 153,632 और 153,632 कितना हो गया? 614,528 होना कितना चाहिए था? 614,526। इसका मतलब 2 रुपये कम करना पड़ेगा। अब देखो 614,526, 614,526 मेरा यहाँ पे निकल गया गाड़ी से जो प्रॉफिट बनाया मैंने ट्रांसपोर्ट बिजनेस से, वो ये। अब क्या करना पड़ेगा? ये प्रॉफिट दे दिए, यही हमारी इनकम में आगे जाके जुड़ेगी। यहाँ देखिए जीएसटी नंबर, जीएसटी में आपने टोटल टर्नओवर क्या दिखाए, तो मेरी जो टोटल टर्नओवर है वो ये है, और ये ऑटोमेटिक आ रहा है। देखो ये ऑटोमेटिक आ रहा है, तो इसको चेंज करेंगे क्योंकि हमारी ये टर्नओवर नहीं है, यहाँ पे कम आ रहा है जीएसटी। ये कहाँ से आता है? एआईएस से उठ के आता है, तो इसको आप इग्नोर करो। आपका जो एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग है वो टर्नओवर आप यहाँ पे लिखेंगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग है मेरा 8933,670। ठीक है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग है जो मेरी सेल्स है। हालांकि ये सेल मेरी जीएसटी में जो सेल दिखाई गई है उससे ज़्यादा ही है। अब नीचे आता है फाइनेंशियल पर्टिकुलर। फाइनेंशियल पर्टिकुलर की डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कि बैलेंस शीट की डिटेल देनी पड़ेगी। बैलेंस शीट कहाँ से मिलेगा? देखो ये रहा, यहाँ पे बैलेंस शीट है, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन सारी फर्निश करनी है। और एक बात और बता दूँ दोस्तों, अगर आपको इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो। अभी क्या करना है, यहाँ आ जाइए। देखिए सबसे पहले कैपिटल अकाउंट पूछा है, तो कैपिटल अकाउंट कितना है हमारा यहाँ पे? 756,977, 756,977। उसके बाद दूसरा सिक्योर लोन है, सिक्योर लोन ये रहा। सिक्योर लोन कितना है? 37,57,043, 37,57,043। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिटर भी है, तो क्रेडिटर यहाँ पे कितना है? क्रेडिटर है 11,21,045, 11,21,045। उसके अलावा एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस वाले में डालेंगे, ये रहा ऑप्शन। कितना है? 19,53,085, 19,53,085। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी हमारी ये बन के आ गई 75,88,150। देखो 75,88,150। अभी एसेट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स ये है 168,90,59, 168,90,59.59। तो इसको आप 60 भी कर सकते हो, इसको हम 60 भी कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं, डेटर की बात करें तो डेटर बोल रहा है, डेटर कितना? ये रहा संडे डेटर। डेटर कितना है? 19,27,849, 849, 19,27,849, 249,768। क्या है ये? कैश इन हैंड। 249,768, 249,768 कैश इन हैंड आ गया। बैंक बैलेंस, बैंक है 13,61,857, 13,61,857। उसके बाद है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स ये है 134,851, 134,851। उसके बाद नीचे है ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये देखो ड्यूटी एंड टैक्सेस और टीडीएस रिसीवल सीधा दोनों के दोनों अदर एसेट्स में आ गए, तो ये दोनों कवर हो गया। अब एडवांस है, एडवांस टू सप्लायर। एडवांस टू सप्लायर है 22,47,65, 22,24,765। चलिए लिख लेते हैं 22,24। ये अदर एसेट्स में जाएगा। एक्चुअली
अदर एसेट्स वाला जो 134,851 है नीचे रिपोर्ट करना चाहिए था हमें ये, और यहाँ पे आएगा वो लोन इन एडवांस वाला, ये वाला 22,24,765, 22,24,765 ये। देखिए एसेट और देखिए लायबिलिटी और एसेट्स दोनों ही इक्वल है, कोई भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। जब भी आप बैलेंस शीट टाइप करें या बैलेंस शीट बनाएं, उसके बीच में कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर कोई फ़र्क होता है तो आपकी बैलेंस शीट गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों ही इक्वल है, तो यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, यहाँ हमने अपनी इनकम की डिटेल दे दी, इसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होगा। देखो कुछ भी गलती करोगे तो नोटिस आ सकता है, तो बड़े ही क्लियर तरीके से करना है। आपको नहीं आती तो खुद से मत करना, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं ITR फाइलिंग के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये पेड सर्विसेज दी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने इसकी डिटेल भर दी, इस शीट को एक बार वैलिडेट भी कर लेते हैं। देख सकते हैं प्लीज़ एंटर अमाउंट इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में बोल रहा है अमाउंट भर दो, इन्वेंट्री हमारी 0 है तो मैं यहाँ इन्वेंट्री 0 कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में स्टॉक नहीं बनेगा। देखो शीट BP इज ओके हो गया, मतलब इस शीट में कोई भी इशू नहीं है। अब इनकम वाली शीट पे आ जाएंगे। अब जैसे ही हमने वहाँ पे डिटेल भरी, उसके भरते के साथ ही हमारी इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। देखो 614,526 ये कहाँ से आया, ये हमारा प्रॉफिट था 614,526। इस पे ही टैक्स लगेगा, चूँकि मैं न्यू टैक्स रिजीम में हूँ, 5 लाख से ऊपर है इनकम। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में रहता 5 लाख से ऊपर होता तो क्या होता, टैक्स लग जाता। तो न्यू टैक्स रिजीम में हूँ, 5 लाख से ऊपर है, 6,14,000 है, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो इनकम बनी है, ये देख सकते हैं, ये आ गई मेरी इनकम, ये BP से आई, जो मैंने आपको BP दिखाया, यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम 6,14,526 की आई, जो कि 7 लाख से कम है। न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी इनकम सैलरी का केस है 7,75,000 है, 7.5 नहीं है, बाद में रीबिट कर दिया था। जब बजट पास हुआ था तो 7.5 किया था, फिर जब फाइनेंस बिल पास हुआ तो 7,75,000 कर दिया। यानी 7,75,000 तक अगर आपकी इनकम सैलरी से है तो 0 टैक्स बनेगा, और अगर आपकी इनकम बिजनेस से है और वो 7 लाख रुपए तक है तो 0 टैक्स बनेगा, उसमें पूरा रीबेट मिल जाएगा। तो हमारा क्या है, ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस, तो हम अपनी इनकम 7 लाख रुपए तक दिखा सकते हैं, ना कि 7.5 लाख तक। यानी अगर आप 7 लाख तक की इनकम दिखाओगे तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 7.5 होगा तो टैक्स बन जाएगा बिजनेस के केस में, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता। स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल सैलरी के केस में मिलता है। अगर आपकी सैलरी का केस है 7.5 तक है तो कोई टैक्स नहीं बनेगा। इवन आपका 7,75,000 तक है तो कोई टैक्स बनेगा, क्योंकि 75,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है आपको अलग से। तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालने के बाद 7 लाख पे टैक्स लगेगा। तो 7 लाख का अगर आप टैक्स निकालोगे तो 25,000 तक का रीबेट होता है, 25,000 तक का रीबेट आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं 614 मेरी इनकम बनी, यही मेरी टोटल इनकम बन गई। इसके अलावा मेरी और इनकम भी है, जैसे इंटरेस्ट इनकम है, वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए लिख लेते हैं। मैं अपनी अदर इनकम को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करेंगे, देख सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से है, इंटरेस्ट ले लिया मैंने। कितना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, 3,015 है। इसके अलावा इंटरेस्ट है मेरा FD से है, तो डिपॉजिट्स वाला ले लेते हैं, इसके अंदर 204 रुपये का है। तो मेरी अदर इनकम ये बन गई, यानी 3,219 रुपये और मेरी इनकम जुड़ जाएगी। तो मेरी जो नेट टोटल इनकम बन गई वो कितनी बन गई, 617,745। अब इसके ऊपर सिस्टम टैक्स को कैलकुलेट करेगा, इस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। न्यू टैक्स रिजीम में जितने भी डिडक्शंस होते हैं, जैसे 80C 80D, 80C में कौन कौन से इंश्योरेंस आता है, कौन कौन सी डिडक्शंस आती है, जैसे LIC का हो गया, PF का हो गया, प्रोविडेंट फंड का हो गया, हाउस रेंट रीपेमेंट हो गया, पेंशन फंड का हो गया, बहुत सारी डिटेल्स डिडक्शंस है। ट्यूशन फ़ी हो गया, स्कूल फ़ी हो गया, मेडिकल का आपको नहीं मिलेगा 80D का डिडक्शंस, मतलब 80C से लेके 80U तक कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम में। आपको सीधा उसके ऊपर फ्लैट टैक्स रेट लगेगा, इसके ऊपर सीधा टैक्स लगेगा 617 के ऊपर। तो 617 का अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो ये बनता है
15,888 रुपये। ये पूरा का पूरा टैक्स मुझे रिबेट मिल जाएगा। रिबेट मिलने के बाद मेरा जो टैक्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जो टैक्स पेबल बना है, यहाँ देख सकते हैं, रिलीफ लेने के बाद यहाँ पे मेरा जो टैक्स पेबल बना, ये रहा, ये बैलेंस आफ्टर टैक्स रिलीफ ज़ीरो हो गया। टैक्स पेबल भी ज़ीरो हो गया रिलीफ लेने के बाद। मुझे और कोई टैक्स पेबल इंटरेस्ट कुछ भी बन देना नहीं है, ज़ीरो है। ठीक है, अभी क्या करना है, इस शीट को करना है वैलिडेट। पहले कोई भी एरर होगा बता देगा, कह रहा मोबाइल नंबर वगैरह ये सब आपने भरा नहीं है, ये सब भर लीजिए। हालांकि देख लेते हैं मोबाइल नंबर क्या छोड़ा मैंने, मोबाइल नंबर 2 ये छूट गया। अभी वैलिडेट करेंगे, ये शीट ओके हमारी। क्या करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। टीडीएस वाले पे देख सकते हैं, टीडीएस वाले में जितना जितना टीडीएस कटा है मेरा, यहाँ पे आ गया कौन कौन सा टीडीएस कटा है और कितना कितना टीडीएस कटा है। देख सकते हैं ये इनकम ऑफ एड इन बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड है। 194C का है बिजनेस एंड प्रोफेशन से, 194C बिजनेस एंड प्रोफेशन। बाकी ये टीडीएस की डिटेल मेरी आ गई। अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको करना है वैलिडेट। ये सीट भी ओके हो गया। अभी आ जाएंगे आईटी वाले पे। आईटी में जो भी आपने टैक्स पे किया होगा, जैसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स, उसकी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो मैंने कोई भी टैक्स नहीं पे किया है इसके अलावा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल इसको वैलिडेट कर देना है। ये शीट भी ओके हो गई। टीसीएस वाले पे आ जाएंगे। टीसीएस वाले में देख सकते हैं ये आ गया अपना टीसीएस जो कटा होगा। तो जनरली टीसीएस कटता है जैसे गाड़ी खरीदते हैं, जैसे इसने गाड़ी खरीदी है, फॉरेन टूर पैकेज ले रहे हो तो कट रहा है, ओल्ड गाड़ी सेल करते हो तो कटता है, तो उसका टीसीएस कटा है। तो टीसीएस भी आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना, ओके करना है। अभी आगे आ जाना है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में स्टार्टिंग में डिटेल बताता है। देखो ये कह रहा है कि टोटल टीडीएस आपका 76,076 का है और 18,300 का टीसीएस है। टोटल 94,376 रुपये हैं। टैक्स पेबल आपका ज़ीरो बना है, तो 94,380 का आपको रिफंड मिल जाएगा। सो देख सकते हैं 94,340 का यहाँ पे रिफंड अमाउंट बन गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा टीडीएस रिफंड इसको मिल जाएगा। नीचे बैंक की डिटेल आ गई, बेसिक डिटेल्स आ गई। अभी अब क्या करना है, यहाँ प्लेस पूछ रहा है तो प्लेस लिख देंगे यहाँ पे। ये प्लेस आ गया। प्लेस आने के बाद इसको कर देना है वैलिडेट। कैपेसिटी पूछ रहा है, कैपेसिटी में यहाँ पे हम ले लेंगे सेल्फ ले लिया। उसके बाद वैलिडेट करेंगे, देख सकते हैं वैलिडेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारी पांचों की पांचों शीट ओके हो गई है। इनकम वाली शीट पे आएंगे, यहाँ करेंगे कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक। तो जो टैक्स है वो कैलकुलेट करेगा। हालांकि इसने टैक्स पहले से कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जीएसएन फाइल बनाने से पहले आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना पड़ता है। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करोगे तो क्या इफेक्ट दिखेगा, ये देखिए, टैक्स उतना ही बना है, कोई इफेक्ट नहीं है कुछ खास। यहाँ देखिए टैक्स उतना ही बना है, ज़ीरो यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेबल। ठीक है, इनकम डिटेल्स पे आएंगे। इनकम डिटेल्स पे आने के बाद अब क्या करना है, सिंपली जनरेट ज्यूएशन पे क्लिक करना है। ये कह रहा है पहले कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक कर लो। हालांकि किया था मैंने, दोबारा कर लेते हैं, कई बार जो डिटेल है वो सेव नहीं कर पाता है। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करके सीधा जनरेट ज्यूएशन पे क्लिक कर लेना, तभी ज्यूएशन जनरेट होगी। नहीं तो ज्यूएशन जनरेट होने में कई बार एरर भी आ जाता है। जैसे जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको फॉलो करना है। कुछ भी मिस्टेक करोगे फाइल जनरेट नहीं होगी, एरर आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारी ज्यूएशन फाइल जनरेट हो गई है। वो ये कह रहा है कि जहाँ पे आपने ये आईटीआर का यूटिलिटी सेव किया है वहीं पे ज्यूएशन फाइल आपकी सेव हो गई है। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये यूटिलिटी है, ये मेरी ज्यूएशन बन गई। अब इनकम टैक्स पोर्टल पे आएंगे, लॉगिन पे आएंगे और लॉगिन कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं लॉगिन। इनकम टैक्स पोर्टल पे आ गया।
अभी क्या करना है, सिंपल फाइल पे जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, 25-26 ले लिया, यहाँ से लेंगे ओरिजिनल, ऑडिटेड नॉन ऑडिटेड ITR 4 ले लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे ज्योसन फाइल अटैच करेंगे जो हमने जनरेट करी है। चलिए कर लेता हूँ अटैच। देख सकते हैं वैलिडेट हो गया सक्सेसफुल। अभी प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आएंगे और यहाँ पे बोलता है कि इसको वेरीफाई करना है आधार OTP के ज़रिए। ओके टिक कर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ITR 4 आ गया, असेसमेंट ईयर 25-26 का। देख सकते हैं इसको वेरीफाई करने वाले आधार OTP के ज़रिए। पहले ऑप्शन को टिक करना है, जनरेट आधार OTP। अब जो OTP जनरेट हुआ वो यहाँ लिखना है। चलिए लिख लेते हैं OTP को। तो दोस्तों OTP लिख लिया, अभी वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद वैलिडेट हो गया, अभी सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारी ITR फाइल हो गई। डाउनलोड रिसिट्स पे जाके आपको इसकी एक्नॉलेजमेंट रिसिट्स मिल जाएगी। तो दोस्तों देखा आपने, इस प्रकार से ITR 4 फाइल करेंगे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के केस में, अंडर सेक्शन 44 AE के केस में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।